Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about safety precautions, first aid and laboratory equipments. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट एड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो लेबोरेटरी के अंदर इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं उनकी केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करनी है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो गाइस, इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। देखिए, जो सेफ्टी मेजरमेंट्स लेते हैं हम क्लिनिकल लेबोरेटरीज में, अब क्लिनिकल लेबोरेटरी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं। उन सभी में किस किस टाइप की हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हम उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ये जो पार्ट्स हैं ये कौन कौन से हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी लैब, हेमाटोलॉजी लैब, बायोकेमिस्ट्री लैब, हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी लैब, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन दैट मीन्स ब्लड बैंक। एंड ये सेफ्टी प्रिकॉशंस में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कि एनिमल हजार्ड, शार्प इंस्ट्रूमेंट हजार्ड, के शार्प इंस्ट्रूमेंट से इंजरी होती है तो उसको कैसे क्योर करना है, ठीक है। हीट हजार्ड, ग्लासवेयर हजार्ड, ग्लासवेयर को कैसे ट्रीट करना है, केमिकल्स को कैसे हमने देखना है, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो कैसे करना है, आइस के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अल्कलाई या फिर एसिड स्पिलेज हुआ है आई के अंदर, ओके, स्प्रे हो गया है, उसको कैसे ठीक करना है, फायर हजार्ड हो गया, बायो हजार्ड हो गया, ठीक है, रेडिएशन होता है तो उस केस में हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, रेडियो एक्टिव हजार्ड हो गया, एक्सप्लोजिव हजार्ड होता है, इन सब चीज़ों से हमें डील कैसे करना है, वो सब चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, सो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जनरली सेफ्टी मेजरमेंट्स क्या होते हैं एक लैब के अंदर। ओके, सो देखिए, यूज द प्रोवाइडेड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज ग्लव्स, लैब कोट, आई ग्लासेस, माउथ मास्क, फेस शील्ड्स एक्सेट्रा। जब भी आप लैब में काम करें तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हमेशा वियर करें। ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे ग्लव्स, लैब कोट, आई ग्लासेस, माउथ मास्क, फेस शील्ड्स एंड और भी चीज़ें होती हैं। आफ्टर दैट कवर ऑल स्किन डिफेक्ट्स, जितने भी स्किन डिफेक्ट्स हैं जैसे कि कट, स्क्रैचेस और अदर ब्रेक्स विद वाटरप्रूफ ड्रेसिंग बिफोर एंटरिंग इनटू द लैब। लैब में जाने से पहले आपके जितने भी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कट्स हैं, स्क्रैचेस है या अदर कोई चोट है, इंजरी है, उन सबको हमें वाटरप्रूफ ड्रेसिंग से कवर कर लेना है, तब आपने लैब में एंटर करना है एंड वर्क करना है। ओके, रीड एंड फॉलो ऑल लेबल्स एंड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जितनी भी लेबलिंग होती है मटेरियल्स, रिएजेंट्स के ऊपर, उन सबको अच्छे से पढ़ें एंड उसको उसके अकॉर्डिंगली ही यूज करें। ओके, एंड द मोबाइल फोन मस्ट केप्ट इन अ पैंट और शर्ट पॉकेट। जो मोबाइल फोन है उसको आप पैंट या शर्ट के पॉकेट में रखें हमेशा, नॉट इन द पॉकेट ऑफ द लैब कोट। जो आप लैब कोट ओवरऑल वियर करते हैं उसकी पॉकेट में नहीं रखना है, एंड नॉट ऑन द बेंच टॉप, एंड बेंच के टॉप पर भी नहीं रखना है क्योंकि इन्फेक्शन गेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। To answer or respond to a call, the person must remove his her lab coat, wash his her hands and exit the laboratory working area. अगर आपका कॉल आता है उस दौरान आपको सबसे पहले अपना लैब कोट रिमूव करना है, हैंड को वॉश करें एंड लैब से बाहर जाकर बात करें। ओके, After that, label containers of reagents and solutions with the substances contain an appropriate warning. जो भी solutions, reagents हम use करते हैं उनको लेबल करें, उनके ऊपर appropriate warnings के बारे में लिखें कि ये कितना hazardous है, इसको कैसे use करना है। ओके, सो वो सब लेबल करें so that अदर स्टाफ भी इस चीज़ से अवेयर रहे। And be familiar with the properties and hazards of chemicals for their safe handling and disposal. जितने भी केमिकल्स आप लैब के अंदर यूज करते हैं उसके बारे में, उसकी हजार्डनेस के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें
ओके, एंड उसके बाद उसको सेफली हैंडल करें एंड डिस्पोज कैसे करना है वो भी जान लें। बी केयरफुल व्हेन ट्रांसफरिंग केमिकल्स फ्रॉम द कंटेनर टू कंटेनर। जब आप केमिकल फॉर एग्जांपल एसिड को दूसरे एसिड में, एसिड को किसी और ग्लासवेयर में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, कंटेनर में शिफ्ट कर रहे हैं, उस दौरान आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको बर्न ना हो, या फिर कोई कैंसरस केमिकल है उसको आप शिफ्ट कर रहे हैं तो भी आपने बहुत ध्यान रखना है। सो बी केयरफुल ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एंड नेवर ऐड वाटर टू एसिड एंड ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर स्लोली। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी वाटर में एसिड, नेवर ऐड वाटर टू एसिड, सॉरी, कभी भी एसिड में वाटर को ऐड ना करें। ओके, हमेशा ऐड करना है एसिड को वाटर के अंदर, ठीक है, नहीं तो वो एकदम से ऊपर की तरफ उछल सकता है एंड हमें उसका डिस्पोजर हो सकता है। Then do not operate new or unfamiliar equipment until proper training and authorization have been given. कोई भी नया इक्विपमेंट है उसको तब तक आप हैंडल ना करें जब तक आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ना मिल जाए। In preparing specimens, prevent aerosols and the resultant possible spread of infectious agents. जब आप स्पेसिमेंस को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ब्लड सैंपल है, टिश्यू है, इन सबको जब भी आप प्रिपेयर करते हैं उस दौरान ध्यान रखिए जो उसके अंदर से एरोसोल्स निकलते हैं वो आपको हार्म ना करें। वो कैसे ध्यान रखना है? नेवर ओपनिंग द लिड ऑफ सेंट्रीफ्यूज अंटिल द सेंट्रीफ्यूज हैज कम टू ए कंप्लीट स्टॉप। जैसे हम सेंट्रीफ्यूज में ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसका जो लिड होता है उसको कभी भी ओपन नहीं करना है जब तक कि वो खुद से रुक ना जाए। उसके बाद ओनली ओपनिंग स्पेसिमेन ट्यूब्स बाय गिविंग ट्विस्टिंग द स्टॉपर्स एंड लिफ्टिंग देम आउट, समटाइम्स होल्डिंग अ लिंट फ्री टिश्यू ओवर द स्टॉपर में प्रिवेंट एरोसोलाइजेशन। कभी भी एकदम झटके से ना खोलें, ठीक है, टिश्यू पेपर का यूज कर ले। एंड देन कैपिंग ऑल ट्यूब्स टू बी सेंट्रीफ्यूज्ड पीरियर टू दी सेंट्रीफ्यूगेशन। जब भी आप ट्यूब्स को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालें तो कोशिश करें आप उनको कैप के साथ डालें, क्योंकि जब विदाउट कैप डालते हैं तो एरोसोल्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। आप चाहे लिड को बाद में ओपन कर रहे हैं रुकने के बाद तो भी वो एरोसोल्स एकदम से ओपन होते हैं एंड दे गेट ड्यूरिंग इनहेलेशन हमारी बॉडी में जा सकते हैं, ठीक है। एंड देन कंटामिनेटेड शार्प्स इंक्लूडिंग कवर स्लिप्स, जो कंटामिनेटेड शार्प्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कवर स्लिप हो गया, ठीक है, स्लाइड्स हो गई, ग्लास प्लास्टिक पिपेट्स हो गए, पास्चर पिपेट हो गए, पिपेट टिप्स हो गई, आर डिस्कार्डेड इमीडिएटली। उनको तभी के तभी इमीडिएटली डिस्कार्ड करना है आपने, ठीक है। और एज सुन एज पॉसिबल इन अप्रोप्रिएट बायोहैजार्ड कंटेनर, किसमें, बायोहैजार्ड कंटेनर में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको डिस्कार्ड करें। दैट आर क्लोजेबल, पंक्चर रेजिस्टेंस, लीक प्रूफ ऑन साइड्स। ये जो बायोहैजार्ड कंटेनर है वो पंक्चर रेजिस्टेंस होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए सभी साइडों से, बॉटम से, एंड लेबल होना चाहिए उसके ऊपर, एंड कलर कोडेड अप्रोप्रिएटली होना चाहिए। Then, test tube racks or other secondary containers such as carts must be used to move specimens in the laboratory. जो भी जैसे टेस्ट ट्यूब रैक्स है जिसमें हम टेस्ट ट्यूब्स को एक साथ रख के इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें जैसे सेकेंडरी कंटेनर्स होते हैं ये हमेशा रहने चाहिए और उसी से लेबोरेटरी के अंदर स्पेसिमेन को शिफ्ट करने के लिए हेल्प लेनी चाहिए। उसके बाद स्टॉक्स एंड अदर कल्चर्स मस्ट बी स्टोर्ड इन अ लीक प्रूफ कंटेनर व्हेन वर्क इज कंप्लीट। जो स्टॉक्स हैं, जो कल्चर्स हैं, जब काम पूरा हो जाए तो उसको हमेशा लीक प्रूफ कंटेनर में स्टोर करें, ठीक है। A sealed leak-proof container labeled with a biohazard symbol must be used to transport stocks and cultures from one room to another room. जो स्टॉक्स होते हैं, जो कल्चर्स होते हैं, उनको एक रूम से दूसरे रूम तक ले जाने के लिए अगेन हमें एक ऐसा कंटेनर यूज करना है जो कि लीक प्रूफ रहे, सील्ड रहे, लेबल रहे, उसके ऊपर बायोहजार्ड का सिंबल बना हो, ठीक है, ताकि जो आसपास आपको लोग मिलेंगे वो उस चीज से बेवेयर रहे। एंड देन कल्चर शुड बी डिसइंफेक्टेड, जो कल्चर्स हैं उनको डिसइंफेक्ट करें। इनएक्टिवेटेड पीरियड टू डिस्पोजल, ताकि डिस्पोज करते वक्त उसके अंदर जो भी जर्मिसाइडल एक्टिविटी है वो इनएक्टिवेट हो जाए, आइदर बाय केमिकल डिसइंफेक्शन और ऑटोक्लेविंग। अब आप किससे कर सकते हैं, चाहे तो आप केमिकल ट्रीटमेंट दे दें
या फिर ऑटोक्लेविंग प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। After that, contaminated materials that are to be decontaminated shall be placed in a durable leak-proof container labeled with a biohazard symbol. जो भी contaminated material है, जब हम decontaminated का process करते हैं तो उसको एक लीक प्रूफ कंटेनर में डाल के रख दें, ठीक है, और उस लीक प्रूफ कंटेनर के ऊपर बायोहजार्ड का सिंबल मेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। which is closed before being removed from the laboratory. Hazardous waste can be picked up by the authorities and in authorized vehicles. ये जो hazardous waste है, ये जो authorities होती है वो आके अपने आप पिकअप करती हैं, ठीक है, एंड उसको डिस्पोज करती हैं। Broken glass must be handled with using a dustpan. जैसे कि कोई ग्लास है वो ब्रोकन हो गया, उसको आप हाथ से ना उठाएं, डस्टबिन से उठाएं। ब्रूम और फोर्सेप या फिर टंग्स, इन सब से उठाएं। नॉट पिक बाय हैंड, हाथ से नहीं उठाना है, डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ब्रोकन ग्लास मस्ट बी डिस्पोज ऑफ इन ए अप्रोप्रिएट कंटेनर, एंड उसको एक अप्रोप्रिएट कंटेनर में डिस्पोज करना है, फेंकना है। इफ कंटेमिनेटेड द ब्रूम विल नॉट नीड टू बी स्टेरिलाइज्ड, अगर ब्रूम कंटेमिनेटेड हो जाती है ब्लड के साथ या किसी और चीज़ के साथ तो उसको भी स्टेरिलाइज करना है एंड डिकंटामिनेट करना है डिस्पोज करने से पहले। लर्न इमरजेंसी प्रोसीजर्स, इमरजेंसी प्रोसीजर्स को हमेशा सीख लें, ठीक है। बिकम फेमिलियर, उनके साथ फेमिलियर हो जाए, जैसे कि विद द लोकलाइजेशन ऑफ फायर एग्जिस्ट, फायर एग्जिस्ट की चीज़ें कहाँ पे रखी हैं, फायर के लिए चीज़ें कहाँ पे रखी हैं वो, फायर एग्जिस्टिंग्विशर, आई वॉश स्टेशंस, फायर अलार्म्स एंड शॉवर्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। And then smoking, eating, drinking, storing food, beverages or tobacco. Handling contact lenses are not permitted in the laboratories. ये कुछ चीज़ें हैं जो कि लेबोरेटरीज के अंदर परमिटेड नहीं होनी चाहिए, जैसे कि स्मोक नहीं आप कर सकते हैं, ईट नहीं कर सकते हैं, ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, फूड को स्टोर मत कीजिए, बेवरेजेस को जैसे तंबाकू ये सब चीज़ें ना यूज़ करें, कॉन्टैक्ट लेंस को हैंडल ना करें लैब के अंदर, ठीक है, सो दैट आप क्योर रहें। After that, never pip it by mouth. Use mechanical transfer devices. Never pip it by mouth. Mouth से कभी भी पिप्टिंग नहीं करनी है। Mechanical transfer devices आ चुके हैं, उन्हें यूज करें। Perform procedures that liberate infectious bioaerosols in biological safety cabinets. जो प्रोसीजर्स को कहाँ पे आपने करना है, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स के अंदर परफॉर्म करें ताकि एरोसोल्स एनवायरनमेंट के अंदर ना जाएं एंड आपको भी अफेक्ट ना करें। ओके गाइस, हैंडल ऑल क्लिनिकल स्पेसिमेन स्पेशली ह्यूमन ब्लड एंड ब्लड फ्लूइड्स एज इफ पोटेंशियली इन्फेक्शियस। देखिए ब्लड फ्लूइड्स जो होते हैं, ब्लड है हमारे बॉडी के और अदर फ्लूइड्स हैं, इन सबको ऐसे हैंडल करना है कि सभी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है, ताकि आप प्रिकॉशन के साथ रहें एंड आपको किसी भी तरीके की डिजीज ना हो। परफॉर्म अ सेफ्टी चेक एट द एंड ऑफ ईच एक्सपेरिमेंट, हर एक एक्सपेरिमेंट के बाद सेफ्टी चेक लें। बिफोर लिविंग द लेबोरेटरी मेक श्योर टू टर्न ऑफ गैस, लैब से निकलने से पहले आप ये ध्यान रखें, मेक श्योर करें कि आपने गैस बंद किया है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वैक्यूम, कंप्रेशन लाइंस एंड हीटिंग ऑपरेटर्स, इन सबको टर्न ऑफ किया है या नहीं किया है। देन रिटर्न अनयूज्ड मटेरियल्स, जो भी अनयूज्ड मटेरियल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनको प्रॉपर स्टोरेज की जगह पे रिटर्न कर दें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट डे आप उसको यूज़ करेंगे। एंड रिमूव डिफेक्टिव और डैमेज इक्विपमेंट, और जो भी डिफेक्टिव और डैमेज इक्विपमेंट है उसको तभी के तभी रिमूव कर दें एंड अरेंज टू हैव इट रिपेयर्ड और रिप्लेसमेंट, एंड कोशिश करें कि वो जल्दी से जल्दी रिपेयर और रिप्लेस हो जाए। Dispose of all waste material and decontaminate any equipment or work areas that may have been in contact with hazardous materials. जो भी ऐसा चीज़ है जो कि hazardous material से कॉन्टैक्ट में आई है उसको डिस्पोज करें, ठीक है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज करें अच्छे से। लीव बिहाइंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, लैब कोट्स, ग्लव्स एक्सेट्रा विल लिविंग द लेबोरेटरी। जब आप लैब से निकले तो ये जो भी प्रोटेक्टिव क्लोथ्स है जैसे लैब कोट, ग्लव्स, इन सबको वहीं पे छोड़ के जाए, इनको साथ ना लेकर जाएं। वॉश योर हैंड्स थॉरोली एंड टाइमली, अपने हैंड्स को टाइमली और अच्छे से वॉश करते रहें।
बिफोर बिगिनिंग लेबोरेटरी प्रोसीजर्स, लैब के जो लेबोरेटरी के प्रोसीजर्स है उसको स्टार्ट करने से पहले भी एक बार वॉश करें। आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स, रिमूव ग्लव्स को निकालने के बाद भी वॉश करना है। व्हेन विजिबली कंटामिनेटेड बिफोर लिविंग द लेबोरेटरी, जब आपको लग रहा है कि हाथ गंदे हो गए तो भी साफ करें, ठीक है। लैब छोड़ रहे हैं, लैब से बाहर निकल रहे हैं तो भी साफ करें। एंड यूजिंग रेस्ट रूम फैसिलिटीज, एंड जब आप ब्रेक पे जा रहे हैं, रेस्ट के लिए जा रहे हैं तो भी अपने हैंड वॉश करके जाएं। करने कैसे हैं, दिस इज एन आइडियल सेफ्टी प्रिकॉशन, ये हैंड वॉशिंग जो है एक आइडियल सेफ्टी प्रिकॉशन के अंदर आता है, ठीक है। एंड ग्लव्स शुड नॉट बी रिगार्डेड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर हैंड वॉशिंग। ग्लव्स, आप ये ना माने कि मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं तो मुझे हैंड वॉश करने की जरूरत नहीं है, इसको सब्सटीट्यूट तो बिल्कुल भी नहीं मानना है। ग्लव्स आप इसलिए पहनते हैं ताकि ब्लड आपके कांटेक्ट में और फ्लूइड्स आपके कांटेक्ट में ना आए, लेकिन डजंट मीन कि आप अपने हैंड्स वॉश नहीं करेंगे, ओके। द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी फॉलोड फॉर हैंड वॉशिंग। कैसे करना है ये देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप रहेगा वेट योर हैंड्स, अपने हैंड्स को वेट करें। अप्लाई करें प्लेन सोप। रब हैंड्स टुगेदर, हैंड्स को रब करें, ठीक है। एंड रिंस योर हैंड, हैंड्स को रिंस करें, ड्राई करें हैंड को। टर्न ऑफ टैप विथ पेपर टॉवल, एंड पेपर टॉवल से टर्न ऑफ कर लें। इसके और भी प्रोसेस रहते हैं हैंड वॉशिंग के, कि आपने थम्स को कैसे करना है क्लीन, पाम टू पाम क्लीन करना है, ओके। उन चीज़ों का भी ध्यान रखें। नाउ डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, देखिए बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है लेबोरेटरी के अंदर, एंड उसका प्रॉपर डिस्पोजल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उसका प्रॉपर डिस्पोजल ना करें तो वो हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, एंड रेस्ट ऑफ पर्सनस के लिए भी प्रॉब्लमेटिक रहता है, ओके। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जो हजारियस वेस्ट है वो बहुत कम मात्रा में जनरेट होता है, लेकिन जो नॉन हजार्डियस वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट्स आते हैं अपने साथ खाने की चीज़ें लेकर आते हैं, ओके, एंड बहुत उन उससे जो वेस्ट निकल रहा है वो नॉन हजार्डियस होता है। लेकिन अगर हजार्डियस और नॉन हजार्डियस वेस्ट को हम आपस में कैटेगराइज नहीं करेंगे, दे विल गेट मिक्स, वो मिक्स हो जाएंगे, एंड नॉन हजार्डियस भी हजार्डियस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसीलिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को बनाया गया है। उसकी प्रॉपर स्टडी करने के लिए आपको मेरे चैनल पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से, आप उसको जाकर देखें, एंड आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में किस तरीके के कंटेनर के अंदर, किस कलर कोडिंग के कंटेनर के अंदर किस किस तरीके से हमें डिस्पोज करना है, हैंडल कैसे करना है। ओके गाइस, यहाँ पे हम सिर्फ इंट्रोडक्टिव्स पढ़ेंगे। अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में तो आपको चैनल पर जाकर विजिट करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट BMW rules 1998, biomedical waste means any waste which is generated during the diagnosis। बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा वेस्ट जो कि लैब के अंदर डायग्नोसिस के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान, इम्यूनाइजेशन के दौरान, एनिमल या फिर ह्यूमन के इम्यूनाइजेशन के दौरान, अदर रिसर्च एक्टिविटीज के दौरान, क्लिनिकल टेस्टिंग के दौरान, इन सब चीज़ों के दौरान जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर कंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, डेड बॉडीज हो गई एनिमल्स की, क्लिनिकल सैंपल्स हो गए, डिस्कार्डेड एंड अनवांटेड माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स हो गए, डिस्कार्डेड शार्प्स हो गए जैसे निडल, लैंसेट और भी चीज़ें। इट इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ केयर वेस्ट और क्लिनिकल वेस्ट, इसको हम हेल्थ केयर वेस्ट के नाम से भी जानते हैं एंड क्लिनिकल वेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट, इसको हम नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट के रूप में कंसिस्ट कर सकते हैं। नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर 80% होता है, इन्फेक्शियस वेस्ट 15% रहता है, शार्प वेस्ट 1% रहता है, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वेस्ट 3% जनरेट होता है, अदर वेस्ट 1% जनरेट होता है। अगर इन सभी वेस्ट को हम प्रॉपरली कैटेगराइज ना करें, सेग्रीगेट ना करें, दे विल गेट मिक्स एंड सारा का सारा वेस्ट हजार्डियस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। डिजीज बहुत ज़्यादा ट्रांसफर होंगी एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट बाद में। सो इसीलिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को अप्लाई किया गया, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स को रखते हैं, उसके अंदर कलर कोडिंग के अकॉर्डिंगली उनको डिस्पोज किया जाता है। ओके, सो अगेन मैं आपको बता रही हूँ, उसके बारे में नोट्स बनाने के लिए, उसके बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से
मेरे चैनल के ऊपर वीडियो अपलोडेड है, उसमें प्रॉपर तरीके से आपको बताया गया है, आपको वो जाकर देखना पड़ेगा एंड वहाँ से आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी। अब बात करते हैं फर्स्ट एड इन क्लिनिकल लेबोरेटरी। क्लिनिकल लेबोरेटरी में फर्स्ट एड का क्या महत्व है? फर्स्ट एड इज डिफाइंड as the immediate caring service or primary treatment that given to a person who has been injured or suddenly taken ill until full medical treatment is available. फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी कोई पर्सन बीमार होता है, उसको चोट लगती है, सबसे पहले देने वाला ट्रीटमेंट, सबसे पहले देने वाली सुविधा फर्स्ट एड के अंदर आती है और उसके बाद परमानेंट जब ट्रीटमेंट मिल जाता है तो वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आ जाता है। फर्स्ट एड सबसे पहले देने वाली सुविधा के अंदर आता है। देखिए, फर्स्ट एड जो होता है पीएस कॉन्सेप्ट, 3 पीएस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब 3 पर्पस रहते हैं पीपीपी। फर्स्ट, प्रिजर्व लाइफ। सेकंड, प्रिवेंट फर्दर हार्म और वर्सनिंग। थर्ड, प्रमोट रिकवरी। Preserve life. The first P stands for preserve life. The principal aims of all medical care, which include first aid, is to save lives and minimize the threat of death. ठीक है, पहला प्रिंसिपल प्रिजर्व लाइफ। ठीक है, हमें सबसे पहले फर्स्ट एड क्यों देना है? ताकि हम डेथ को प्रिजर्व कर सके, मिनिमाइज कर सके, जितना हो सके उतना कम रिस्क पैदा हो। उसके बाद प्रिवेंट फर्दर हार्म और वर्सनिंग, आगे और ज़्यादा नुकसान ना हो, उसको प्रिवेंट करना है। prevent further harm or harm also known as prevent the condition from worsening or danger of further injury। अगर आप फर्स्ट एड टाइमली नहीं देंगे तो वो जो चीज़ है, जो जहाँ पे चोट लगी है या कुछ भी हुआ है, वो और भी ज़्यादा बुरी कंडीशन तक पहुँच जाएगा। सो इसलिए फर्स्ट एड टाइम पे देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्रमोट रिकवरी। फर्स्ट एड ऑल्सो इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू स्टार्ट द रिकवरी प्रोसेस फ्रॉम द इलनेस और इंजुरी। फर्स्ट एड ये भी ट्राई करता है कि जितना हो सके उतनी जल्दी रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। ओके, इन सम केसेस इट में इन्वॉल्व कंप्लीटिंग अ ट्रीटमेंट। कुछ केसेस में इसको कंप्लीट ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व किया जाता है, सच एज इन द केस ऑफ अप्लाइंग अ प्लास्टर, जैसे कि कुछ केस में प्लास्टर अप्लाई करना पड़ता है टू अ स्मॉल वाउंड और इंजरी। ओके, अब देखिए लैब के अंदर फर्स्ट एड कैसे करना है और किस किस टाइप पे करते हैं हम, और कब कब किया जाता है। देखिए, अगर कभी एसिड बर्न होता है या अल्कलाई बर्न होता है, तब हमें फर्स्ट एड कैसे देना है उसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले एसिड बर्न के बारे में बात करते हैं। देखिए, एसिड बर्न इट कॉजेज बाय नाइट्रिक। एसिड बर्न हो कैसे सकता है? नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, अदर कंसंट्रेटेड एसिड, कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, जल सकते हैं। ठीक है, इन ऑल केसेस इफेक्टिव एरिया शुड इमीडिएटली वॉश। कोई भी केस हुआ है, कहीं पर भी एसिड स्पिल हुआ है, बर्न हुआ है एसिड की वजह से, इमीडिएटली उस एरिया को वॉश करना है विद लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ आपने वॉश करना है उसको अच्छे से। एंड कुछ प्रोसीजर बताए हैं जिसके तहत हमने पर्टिकुलर एरिया को ट्रीट करना है। ठीक है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर एसिड स्प्लैश होता है स्किन के ऊपर आ जाता है, तब क्या करना है? फर्स्टली द अफेक्टेड स्किन वॉश विद वाटर। सबसे पहले स्किन को 10 से 15 मिनट के लिए वॉश करें वाटर के साथ। आफ्टर दैट प्लेस अ कॉटन वूल विच इज सोक्ड इन 5% एक्वस सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन फॉर सम टाइम। आपने क्या लगना है, कॉटन लेना है और उसको सोक करना है 5% एक्वस सोडियम कार्बोनेट में, एंड उसको वहां पे प्लेस करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर एसिड स्प्लैश होता है आई में चला जाता है, तब क्या करेंगे? वॉश द आई इमीडिएटली। आई को वॉश करें विद लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। ठीक है, स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ वॉश बॉटल एंड रबर बल्ब। स्प्रे करें वॉश बॉटल से या फिर रबर बल्ब से कर सकते हैं। स्क्वर्ल द वाटर इन द कॉर्नर ऑफ आई नियर द नोज। ठीक है, यहाँ से पानी लेके जाना है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट पुट 4 ड्रॉप्स ऑफ 2% एक्वस सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद आई के अंदर 4 ड्रॉप्स डालनी है 2% एक्वस सोडियम कार्बोनेट की, एंड पर्सन को रेफर करना है डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट के पास। ठीक है, यहीं तक प्रोसीजर नहीं आप स्टॉप करेंगे, उसको आई स्पेशलिस्ट के पास भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर एसिड पी लिया गया है, स्वॉलो हो गया है, फर्स्टली कॉल अ डॉक्टर और फिजिशियन। सबसे पहले आप डॉक्टर और फिजिशियन को बुला लें एंड गिव द पर्सन सम 5% सोप सोल्यूशन टू ड्रिंक। 5% सोप सोल्यूशन देना है उसको पीने के लिए।
अदरवाइज मेक अ सोल्यूशन, या फिर आप एक सोल्यूशन बना सकते हैं जिसमें बाय मिक्सिंग द वाइट पोर्शन ऑफ 2x का वाइट पोर्शन लेना है 500 ml ऑफ वाटर के अंदर और मिल्क के अंदर, एंड गिव हिम टू ड्रिंक, और उसको पीने के लिए देना है। ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। इफ बोथ आर नॉट अवेलेबल, अगर दोनों ही अवेलेबल नहीं है, ही शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, फिर तो जितना पानी आप उसको दे सके पीने के लिए वो दें। आस्क हिम टू डू गागल, उसको गागल करने के लिए बोले। विथ सेम सोल्यूशन गिव हिम 3 to 4 ग्लासेस ऑफ ऑर्डिनरी वाटर टू ड्रिंक, एंड उसके बाद 3 से 4 ग्लास ऑफ पानी उसको बोले पीने के लिए। इफ द लिप्स एंड टंग आर बर्न, और लिप्स और टंग बर्न हो चुके हैं, ठीक है, एसिड से, तो लिप्स और टंग को हमने वाटर के साथ रिंस करना है, उसको ट्रीट करना है 2% एक्वस सोडियम कार्बोनेट के साथ में। ये तो हो गया एसिड बर्न के बारे में। अब अल्कलाई बर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सो द कॉजेटिव रिएजेंट्स आर, कौन कौन सी चीज़ों से अल्कलाई बर्न हो सकता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अल्कलाई बर्न आर मोर सीरियस, ये ज़्यादा सीरियस होता है एसिड बर्न के कंपैरेटिवली, ठीक है। सम प्रोसीजर्स आर अल्कलाई बर्न आर, कुछ प्रोसीजर इसमें बताए हैं कैसे उसको डील करना है, ठीक है। सो देखिए, अगर स्किन पे स्प्लैश होता है तो कैसे करेंगे। फर्स्टली अफेक्टेड स्किन वॉश विद वाटर, अफेक्टेड जो स्किन के ऊपर स्प्लैश हुआ है उसको 10 से 15 मिनट के लिए पानी से वॉश करें। एक कॉटन वूल लें जिसको सोक करना है 5% एस्टिक एसिड में या फिर अनडाइल्यूटेड विनेगर में, सोक करें एंड उसको प्लेस कर दें वहाँ पे, ओके। अब अगर आई में स्प्लैश होता है तो वॉश द आई इमीडिएटली विद लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ वॉश बॉटल और रबर बल। आई को इमीडिएटली वॉश करें, ठीक है, रबर बल या वॉश बॉटल के साथ में। स्क्वायर करें वाटर को आई के अंदर, ठीक है, या फिर यू कैन होल्ड द आई अंडर द स्लोली रनिंग टैप वाटर, या फिर रनिंग टैप वाटर के अंदर आप आई को होल्ड करके रख सकते हैं। आफ्टर दैट वॉश विथ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, फिर आप क्या कर सकते हैं कि बोरिक एसिड के साथ, जो सैचुरेटेड बोरिक एसिड है उसके सोल्यूशन के साथ वॉश करें। रेफर द पर्सन टू अ डॉक्टर और आई स्पेशलिस्ट, पर्सन को डॉक्टर और आई स्पेशलिस्ट के पास रेफर करें। अब अगर स्वेलो हो गया अल्कलाई, तब फर्स्टली कॉल अ डॉक्टर और फिजिशियन, डॉक्टर और फिजिशियन को पहले ही कॉल कर दें। गिव द पर्सन सम 5% सोल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड, पर्सन को 5% सोल्यूशन देना है एस्टिक एसिड का या फिर लेमन जूस का या फिर डाइल्यूटेड विनेगर का, किस रेशो में, 1:3 की रेशो में वाटर के साथ में पीने के लिए। आस्क हिम टू डू गार्गल, गार्गल करने के लिए बोल दें सेम सोल्यूशन के साथ। उसके बाद 3 से 4 ग्लास ऑफ ऑर्डिनरी वाटर पीने के लिए दें। अगर लिप्स और टंग बर्न हो गए हैं अल्कलाई के साथ में, रिंस द लिप्स एंड टंग विद वाटर एंड ट्रीट विद 5% एस्टिक एसिड के साथ में, ठीक है। देखिए, अभी तक हमने बात किया एसिड और अल्कलाई के साथ में। अब हम बात करते हैं कि कोई एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो गया तब हम कैसे उसको फर्स्ट एड करेंगे, ठीक है। सो एक्सीडेंटल ट्रॉमा इज डिफाइंड एज अ बॉडीली इंजरी, कोई बॉडीली इंजरी हुई है दैट हैपन बाय चांस, जो कि बाय चांस हो गया, और एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ। फॉर एग्जाम्पल इंजरीज कॉज्ड बाय ब्रोकन ग्लास, जैसे इंजरी ब्रोकन ग्लास से हुई, इलेक्ट्रिक शॉक से हो गई, ब्लीडिंग नोज और लिम्स, नोज और लिम्स से ब्लीडिंग हो गई। तो इन सब चीज़ों को कैसे ट्रीट करना है ये भी जान लीजिए। ब्रोकन ग्लास से अगर इंजरी होती है तब क्या करेंगे। फर्स्टली वॉश द वाउंड इमीडिएटली टू रिमूव एनी ग्लास पीस, सबसे पहले जो वाउंड है, घाव है, उसको पानी से वॉश कर दें ताकि जो भी ग्लास पीस है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद एंटीसेप्टिक को अप्लाई करें, जो एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट है उसको अप्लाई करें वाउंड के ऊपर एंड कवर विद वाटरप्रूफ ड्रेसिंग, और वाटरप्रूफ ड्रेसिंग के साथ में कवर कर दें। उसके बाद इफ द कट ब्लीड्स कॉमी compress and ding by pressing down on it with a compress and refer the individual to a doctor। अगर जो कट है उसमें से फिर भी ब्लीडिंग आती जा रही है तो आपको उसको प्रेस करके रखना पड़ेगा और डॉक्टर के पास उसको रेफर करें। इफ द इंजरी कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड ब्रोकन ग्लास, अब अगर इंजरी इन्फेक्टेड ब्रोकन ग्लास से हुई है तब क्या करेंगे। प्रॉपरली वॉश करेंगे वाउंड को विथ सोपी वाटर के साथ। आफ्टर दैट रिंस विद एंटीसेप्टिक लोशन, उसको फिर एंटीसेप्टिक लोशन से भी रिंस करना है। इफ मटेरियल इज नॉन टू बी वेरी इन्फेक्टिव, अगर आपको पता है कि जो मटेरियल बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव था, देन रेफर द इंडिविजुअल टू अ डॉक्टर, तब उसको डॉक्टर के पास भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे वायरल इन्फेक्शन के ट्रांसमिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इफ infected material is accidentally sucked into mouth,
अगर मान के चलो कोई इन्फेक्टिव मटेरियल था जैसे ब्लड या कुछ भी कोई फ्लूइड, वो गलती से माउथ के अंदर चला गया, तो देन स्पिट इट आउट इमीडिएटली, तभी की तभी थूक दे, ठीक है, बेसिन में, एंड वॉश आउट द माउथ विद डाइल्यूटेड एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, एंड माउथ को वॉश आउट करे डाइल्यूटेड एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ। आफ्टर दैट रिंस विद प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर, और उसके बाद क्लीन करना है प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ में। अब अगर मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक से डैमेज हुआ है, बॉडी डैमेज हुई है, तब क्या करना है। दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स आर वेरी रेयर, वैसे ये बहुत रेयर रहता है। दे मे अकर व्हेन फॉल्टी इक्विपमेंट्स इज बीइंग हेल्डेड, ये तब होता है जब आप कोई खराब इक्विपमेंट से काम कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली विद वेट हैंड, स्पेशली जब आपके हाथ गीले हैं। द सिम्टम्स आर अनकॉन्शियस एंड डिफिकल्ट टू ब्रीथ, सिम्टम्स के क्या है, पेशेंट को एकदम चक्कर आ जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। सो इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप, फर्स्टली स्विच ऑफ ऑल मेन स्विच एंड कॉल द फिजिशियन, सबसे पहले सभी मेन स्विच को स्विच ऑफ करें, फिजिशियन को बुला ले। इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रीथ, अगर पर्सन को ब्रीथ नहीं हो रहा है, देन बिगिन गिविंग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन इमीडिएटली, तब मुंह से उसको सांस देने की कोशिश करें। इफ द पर्सन बिकम अनकॉन्शियस, अगर पर्सन अनकॉन्शियस बेहोश हो जाता है, देन ले द पर्सन डाउन, पर्सन को लिटा दे, और एंड रेज हिज लेग्स अबव द लेवल ऑफ हेड, एंड उसके लेग्स को उसके हेड के लेवल से रेज कर दे ताकि जो ब्लड फ्लो है वो हेड तक आए एंड पेशेंट जल्दी से जल्दी होश में आ जाए। एंड देन आफ्टर दैट लूजिंग हिज क्लोथिंग एट द नेक चेस्ट एंड वेस्ट, और उसके बाद पेशेंट के जो क्लोथ्स हैं नेक के पास से, चेस्ट के पास से, वेस्ट के पास से, उनको लूज कर दें, ठीक है। मेक श्योर द रूम इज वेल वेंटिलेटेड, कोशिश करें कि रूम को वेंटिलेटेड कर दे, खिड़कियां खोल दे, डोर्स ओपन कर दे, एंड डोंट रश अराउंड हिम, और उसके आगे आसपास रश ना क्रिएट करे, भागा दौड़ी ना करे। रीअश्योर द पेशेंट पर्सन एज कॉन्शियसनेस, कोशिश करे कि वो कॉन्शियसनेस रहे, इज रिगेन, देन ग्रेजुअली रेज द पर्सन टू सिटिंग पोजीशन, और उसके बाद पर्सन को बिठा दे। सिप ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में बी गिवन, थोड़ा सा पानी उसको पीने के लिए दिया जा सकता है। अब मान के चलते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है नोज या लिम्स में से, तब आपने क्या करना है। इफ ब्लीडिंग अकर्स फ्रॉम नोज, अगर ब्लीडिंग नोज से हो रही है तो क्या करेंगे, सिट द पर्सन अपराइट विद हेड स्लाइटली फॉरवर्ड एंड टेल हिम टू पिंच फॉर्मली द सॉफ्ट पार्ट ऑफ हिज नोज फॉर अबाउट 10 मिनट्स एंड ब्रीथ थ्रू द माउथ। तब क्या करना है, हमने पर्सन को बिठाना है, फॉरवर्ड पोजीशन में उसका हेड रखना है, एंड यहाँ से उसको, इस पार्ट से हम उसको बोलेंगे कि आप बंद कर ले अपनी नोज को और माउथ से सांस लेने की कोशिश करें। इफ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है तब मेडिकल एडवाइस लेने की जरूरत है। इफ देर इज सीरियस ब्लीडिंग फ्रॉम लिम्ब, अगर लिम्ब से सीरियस ब्लीडिंग हो रही है तब रेज द इंजर्ड लिम्ब टू रिड्यूस द ब्लड फ्लो, तब आपने इंजर्ड लिम्ब को रेज करना है, ठीक है, ताकि ब्लड फ्लो कम हो जाए। अप्लाई करना है प्रेशर को विद अ क्लीन ड्रेसिंग बेक्ड विद कॉटन वूल, कॉटन वूल से अप्लाई करें प्रेशर वहां पे, एंड बैंडेज द ड्रेसिंग इन पोजीशन, बैंडेज कर दे वहां पे, एंड इमीडिएटली कॉल द डॉक्टर, और डॉक्टर को तभी के तभी बुलाएं। अब मान के चलते हैं कि इनहेलेशन हुआ है किसी गैस या टॉक्सिक सब्सटेंस का, तब क्या करना है, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। सो देखिए, द इनहेलेशन ऑफ गैसेस, अब ये कैसी गैसेस हो सकती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक, टॉक्सिक वेपर्स कैन लीड टू लीथल कॉन्सिक्वेंसेज, इसकी वजह से बहुत लीथल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, पेशेंट मर भी सकता है। सो दीज गैसेस कैन इम्पेयर इफेक्टिव गैस एक्सचेंज, इन गैसेस की वजह से गैस इम्पेयर इफेक्टिव गैस एक्सचेंज होता है, विच कैन लीड टू लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है बॉडी के अंदर। देयरफॉर द पर्सन रिक्वायर्स अर्जेंट मेडिकल अटेंशन, इस वजह से पर्सन को अर्जेंट मेडिकल अटेंशन चाहिए होती है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स फॉर दीज एक्सीडेंट्स आर एज फॉलो, इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं वो देख लीजिए। इफ पॉइजनस फ्यूम्स आर प्रेजेंट in a confined space, the patient needs to be moved into fresh air as soon as possible. अगर पेशेंट के आसपास कोई पॉइजनस फ्यूम है तो उसको जितना जल्दी हो सके फ्रेश एयर में आ जाना चाहिए। देन सम टॉक्सिक केमिकल्स कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम, कुछ टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, अगर एक बार उनको इनहेल्ड कर दिया जाए, इनहेल्ड कर लिया तो वो लंग्स में चले जाएंगे, एंड मेडिकल असिस्टेंस एंड ट्रीटमेंट शुड रिक्वायर्ड, तब मेडिकल असिस्टेंट एंड ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड रहता है। आफ्टर रिक्योरिंग द पर्सन फ्रॉम डेंजर,
check and monitor the person's airway, breathing and pulse. जब आप पेशेंट को वहाँ से निकाल लें तो ये ध्यान रखें कि पेशेंट को आपने देखना है कि उसको सांस लेने में तो नहीं दिक्कत आ रही, ब्रीथिंग में तो नहीं दिक्कत आ रही, पल्स रेट उसका ठीक है या नहीं है. इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रीथ, अगर पर्सन सांस नहीं ले पा रहा है, गिव हिम आर्टिफिशियल ब्रीथिंग, उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दें एंड चेस्ट कंप्रेशन भी प्रोवाइड करें. डो नॉट ट्राई टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन विद लेमन जूस और विनेगर. ये ध्यान रखें कि आपको लेमन जूस और विनेगर नहीं देना है और एनी अदर सब्सटेंसेस नहीं देना है अनलेस यू आर टोल्ड टू डू सो बाय अ डॉक्टर. तब तक तो बिल्कुल नहीं देना जब तक कि डॉक्टर ना बोले. उसके बाद डू नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग अनलेस यू आर टोल्ड टू डू सो बाय अ डॉक्टर. यहाँ तक कि आपने पेशेंट को ये भी नहीं बोलना है कि वॉमिट करने की कोशिश करे जब तक कि डॉक्टर ना बोले. A strong poison that burns on the way down the throat will also do damage on the way back up. ये क्यों नहीं करना है? देखिए, जिस एरिया से वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर गया है उसने वहां से बर्न किया होगा, इंजर्ड किया होगा. अब जो हम वॉमिट के लिए बोलेंगे तो वो दोबारा से उसी रास्ते से आने वाला है बाहर वॉमिट के थ्रू, तो दोबारा से वो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा वहाँ पे, इसलिए वॉमिट नहीं करवाना है. इवन इफ द पर्सन सीम्स परफेक्टली फाइन, गेट मेडिकल हेल्प. अगर जो पर्सन है वो परफेक्टली फाइन दिख रहा है तब भी उसको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करवाएं. अब देखिए, स्पिलेज होता है तो उसके लिए फर्स्ट एड कैसे करना है. स्पिलेज में मतलब कोई भी चीज़ गिर गई है तो इन चीज़ों को कैसे फर्स्ट एड में करेंगे हम, ठीक है, उसके लिए देख लीजिए. केमिकल स्पिलेज हुआ है तो देखिए कैसे करना है. इन द क्लिनिकल लेबोरेटरी मैनी काइंड्स ऑफ केमिकल्स आर यूज्ड. क्लिनिकल लेबोरेटरी में बहुत तरीके के केमिकल्स को यूज़ किया जाता है. एंड दे मे बी टॉक्सिक, वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं, कोरोसिव भी हो सकते हैं, फ्लेमेबल भी हो सकते हैं, हजार्डियस भी हो सकते हैं. जनरली दीज केमिकल्स आर एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर. ज़्यादातर ये जो केमिकल्स हैं एसिडिक या बेसिक नेचर के होते हैं. फर्स्ट एड फॉर ट्रीटिंग एसिड एंड बेस पिल्स आर ऑलरेडी एक्सप्लेन. इनको कैसे करना है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है. बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल स्पिलेज के बारे में. बायोलॉजिकल स्पिलेज इट कंटेन्स क्लिनिकल स्पेसिमेंस. इसके अंदर क्लिनिकल स्पेसिमेंस कंटेन होते हैं, कल्चर हो गया, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स, ये सब चीज़ें. बायोलॉजिकल स्पिलेज इज द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. जब बायोलॉजिकल स्पिलेज होता है यहाँ से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन डिजीज का ट्रांसमिशन होने के चांसेस रहते हैं. हेंस देयर मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी. इसलिए इसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इफ़ दिस मटीरियल स्पिल ऑन द बॉडी, अगर ये मटीरियल बॉडी के ऊपर स्पिल होते हैं, क्लोथ्स के ऊपर होते हैं, देन इमीडिएटली रिमूव कंटामिनेटेड क्लोथिंग. तभी के तभी आपने कंटामिनेटेड क्लोथिंग को रिमूव करें. प्रॉपर हैंड वॉश करें, एक्सपोज्ड एरिया को हैंड वॉश करें सोप के साथ में एंड वाटर के साथ में 1 मिनट के लिए. एंटीसेप्टिक सोल्यूशंस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिकंटामिनेशन ऑफ द एक्सपोजर एरिया. एक्सपोजर एरिया के लिए एंटीसेप्टिक सोल्यूशंस को यूज़ करें. इफ़ नेसेसरी रेफर द पर्सन टू अ डॉक्टर. अगर लगता है तो पर्सन को डॉक्टर के पास जरूर भेजें. उसके बाद रेडियो एक्टिव अगर स्पिलेज होता है, रेडियो एक्टिव स्पिल्स आर वेरी डेंजरस. ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि इट मे कॉज ऑल्ट्रेशन इन द जेनेटिक मटीरियल. क्योंकि ये जेनेटिक मटीरियल को पर्सन के अंदर ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है. ह्यूमन सेल्स में जो जेनेटिक मटीरियल है उसको ऑल्टर कर देता है. इफ दीज मटीरियल स्पिल्स ऑन द बॉडी, अगर ये बॉडी के ऊपर गिरते हैं, देन रिमूव द क्लोथ्स को रिमूव करें, वॉश करें एरिया को पेलेंटी ऑफ वाटर के साथ. पर्सन को रेफर करें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए और एडवाइस के लिए. अब बात करते हैं लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स जो होते हैं लैब के अंदर, उनको केयर एंड मेंटेन कैसे करना है. ये लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स क्या है? ग्लास वेयर, प्लास्टिक वेयर्स और इक्विपमेंट्स हो गए जो कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलते हैं, वो चीज़ें. सो ग्लास वेयर्स में देखिए, और प्लास्टिक वेयर्स में भी सेम ही आते हैं. पिपेट्स होती हैं, ब्यूरेट होते हैं, कल्चर ट्यूब, सिलॉजिकल ट्यूब, डिशेज, कल्चर बोटल, ये सब ग्लास वेयर की भी होती है, प्लास्टिक वेयर्स की भी होती है. इनको केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करना है वो देख लेते हैं. सबसे पहले ग्लास वेयर्स के बारे में बात करते हैं. ऑलवेज यूज कॉशन when removing glassware from a heat source and avoid placing on a cold or damp surface. जब भी आप ग्लासवेयर को हीट सोर्स से निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि उसको डैम्प सरफेस या कोल्ड पर एकदम से प्लेस ना करें, नहीं तो थर्मल रिएक्टिविटी की वजह से वो टूट जाएंगे. Although the ware can withstand extreme temperature, सडन टेम्परेचर चेंजेस में कॉज द वेसल टू ब्रीथ. इसकी वजह से क्या होता है, सडन चेंज होता है टेम्परेचर में, ठीक है, एंड उसकी वजह से वेसल ब्रेक हो सकता है.
ऑलवेज कूल वेसल्स स्लोली टू प्रिवेंट थर्मल ब्रेक। जो वेसल्स हैं उनको धीरे धीरे कूल करना है, एकदम से ठंडे टेम्परेचर पे नहीं लाना है, नहीं तो थर्मल ब्रेकेज होगा, टूट जाएंगे वो। ऑलवेज डिफ्यूज द हीट सोर्स बाय यूजिंग अ एयर वाटर बाथ। हमेशा हीट सोर्स को डिफ्यूज करें एयर या वाटर बाथ की हेल्प से। एडजस्ट बंसन बर्नर टू गेट अ लार्ज सॉफ्ट फ्लेम। जब बंसन बर्नर का यूज कर रहे हैं आप, तो उसकी सॉफ्ट फ्लेम जो है उसको लार्ज करें, ठीक है, उसको एडजस्ट अच्छे से करें। इट विल हेल्प अप स्लोली, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो वेसल है उसके पास हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एकदम से ब्रेकेज नहीं होगा। नेवर मिक्स सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर इनसाइड अ ग्लास मेजरिंग सिलेंडर। जो ग्लास मेजरिंग सिलेंडर होते हैं उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर को मिक्स ना करें, बर्स्ट होने के चांसेस रहते हैं। द हीट ऑफ रिएक्शन कैन ब्रेक द बेस ऑफ सिलेंडर। हीट जो होगा रिएक्शन की वजह से जनरेट होगा, सिलेंडर का बेस ब्रेक हो सकता है। प्लास्टिक वेयर्स के बारे में बात कर ले। नेवर यूज अब्रेसिव क्लीनर्स और स्कोरिंग पैड्स। क्लीनिंग के लिए जो अब्रेसिव क्लीनर्स होते हैं और स्कोरिंग पैड्स होते हैं उनको यूज ना करें। नेवर यूज स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन और एसिड एज क्लीनिंग एजेंट्स। क्लीनिंग एजेंट के रूप में कभी भी स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन एंड एसिड को यूज ना करें, ठीक है, प्लास्टिक वेयर्स को, ठीक है, स्पेशली मेड बाय पॉलीकार्बोनेट। ऐसे प्लास्टिक वेयर्स को तो बिल्कुल भी इनसे क्लीन नहीं करना है जो पॉलीकार्बोनेट के बने हों। उसके बाद plastic ware should never be allowed to come in direct contact with a flame or hot plate surface। जो प्लास्टिक वेयर्स है उनको फ्लेम और हॉट प्लेट सरफेस के आसपास तो आने भी नहीं देना है, नहीं तो वो जल जाएंगे। उसके बाद यूज ओनली pH 7 न्यूट्रल क्लीनिंग एजेंट। उनको क्लीन करने के लिए न्यूट्रल क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं हम, जिसका pH 7 रहता है। डू नॉट यूज अल्कलाइन क्लीनिंग एजेंट। अल्कलाइन क्लीनिंग एजेंट यूज नहीं करना है। नायलॉन, polyurethane, polystyrene, polyvinyl chloride, which is PVC, acrylic, LPDE, HPDE must not be autoclave under the condition। इन सब चीज़ों के बने हुए प्लास्टिक वेयर्स को कभी भी ऑटोक्लेव नहीं करना है, नहीं तो वो जल जाएंगे। अदर इक्विपमेंट्स रेफ्रिजरेटर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वाटर बाथ, सेंट्रीफ्यूज, डिजिटल कॉलोमीटर, पीएच मीटर, इंक्यूबेटर, हॉट एयर ओवन। अगर इनके बारे में डिटेल्ड स्टडी करनी है, हर एक के ऊपर एक एक सेपरेट वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पे जाके आप इनके बारे में एग्जैक्टली स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सबको ओवरऑल एक जो बेसिक केयर एंड मेंटेनेंस बनता है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल अलग से डिटेल्ड स्टडी करनी है तो आपको वहाँ पर जाके विजिट करना पड़ेगा और हर एक चीज़ के बारे में, हर एक इक्विपमेंट के बारे में आप डिटेल स्टडी वहाँ से ले सकते हैं। ओके गाइस, केयर एंड मेंटेनेंस देख लीजिए। द इक्विपमेंट इज ऑलवेज क्लीन बिफोर एंड आफ्टर ईच यूज। जब भी आप इनको यूज़ करें, हमेशा यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद क्लीन करें। ऑलवेज फॉलो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और क्लीनिंग पॉलिसी। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं एंड जो क्लीनिंग पॉलिसी है उनकी जो इंस्ट्रक्शंस होती है उनको फॉलो करें हमेशा। सर्टेन पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट माइट रिक्वायर वेरी स्पेसिफिक सॉल्वेंट। कुछ ऐसे पार्ट होते हैं इक्विपमेंट के जिनके लिए एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट बना होता है, वही यूज़ करना है फॉर द क्लीनिंग पर्पस, क्लीनिंग मटेरियल के लिए और ड्राइंग प्रोसीजर के लिए, ठीक है। प्रॉपर कैलिब्रेशन करना है मशीन्स का सो दैट वो अच्छे से वर्क करते रहें। कैरी आउट अ डेली वाइप डाउन ऑफ ऑल इक्विपमेंट एक्सटीरियर। इक्विपमेंट का जो एक्सटीरियर होता है उसको डेली वाइप डाउन करना है, क्लीन करना है। कैरी आउट अ वीकली डीप क्लीन ऑफ ऑल इक्विपमेंट। जितने भी इक्विपमेंट है उनको वीक में एक बार डीप क्लीन भी जरूर करें सो दैट वो अच्छे से वर्क करते रहें। सो गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो यहीं तक था। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ एंड लेट मी नो कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं एंड आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। एंड गाइस प्लीज़ डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।